दृश्य दो पुरुषों से शुरू होता है। एक लंबा खड़ा है और दूसरा उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। खड़ा आदमी खून से सनी तलवार को अपने पीछे घसीट रहा है, जिसकी नोक एक नीरस खड़खड़ाहट के साथ जमीन से टकरा रही है। वो कहता है कि ये विडंबना है, एक महान नायक होने के बावजूद उसका अंत इस तरह हुआ। काश वो घर पर सुरक्षित और आराम से रहा होता तो ये सब नहीं होता। घुटनों के बल बैठा आदमी हेडन रीच है, जिसे पूरे महाद्वीप में पतित तारा, फॉलन स्टार के रूप में जाना जाता है। तलवार पकड़े हुए आदमी का नाम जूलियन है। जैसे ही हेडन अपनी नजर उठाता है, वो जूलियन से पूछता है कि वो उसे इस तरह धोखा कैसे दे सकता है। जूलियन ठंडेपन से जवाब देता है कि हेडन को उसके साथ तब बेहतर व्यवहार करना चाहिए था जब वो एक नायक के रूप में वफादारी से उसका साथ दे रहा था। हेडन पूछता है कि क्या जूलियन सचमुच अपने ही मालिक को मारना चाहता है। जूलियन एक टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब देता है और फिर हंसने लगता है। वो घोषणा करता है कि यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। वो अपनी तलवार उठाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नीचे ले आता है। हेडन का सिर एक ही साफ वार से धड़ से अलग हो जाता है। सब कुछ अंधेरे में फीका पड़ जाता है। एक चीख चुप्पी को चीर देती है। कोई अविश्वास में चिल्ला रहा है। एक आदमी अपने सिर को पकड़े हुए है, उसकी आंखें सदमे में खुली हैं। वो अपने मॉनिटर को पकड़कर हिलाता है, चिल्लाता है कि यह सच नहीं हो सकता। वो मानने से इनकार करता है कि हेडन अभी अभी इतनी व्यर्थ तरीके से मर गया। चीजें इस तरह नहीं होनी चाहिए थीं। हमें पता चलता है कि यह आदमी ली साहू है। वो गुस्से में है क्योंकि हेडन रीच कोई मामूली नायक नहीं था। वो उत्तरी अग्रिम पंक्ति का नायक था। वो जो सबसे बुरे समय में अडिग खड़ा रहा, एक रणनीतिक प्रतिभा और एक महान किंवदंती। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो एस्टेरिस्क किल द डेमन किंग स्टार्टिंग नाउ का मुख्य किरदार था। साहू का पसंदीदा खेल। मुख्य किरदार इतनी अचानक और जूलियन के हाथों कैसे मर सकता था, एक देशद्रोही जिसने अपने ही मालिक के साथ धोखा किया। साहू चिल्लाता है कि खेल के डेवलपर ने उसे धोखा दिया है। उन्होंने एक सीक्वल अगले भाग का वादा किया था और अब वे उसके पसंदीदा को इस तरह मारकर चले गए हैं। वो शिकायत करता है कि उसने इस खेल पर अनगिनत समय और पैसा खर्च किया है। यह पता चलता है कि वो रैंक 1 पर है, जिसके नाम पर 100,000 घंटे लॉग हैं, संभवतः खेल के अंदर न कि वास्तविक समय में। वो जोर जोर से बड़बड़ाता है, पूछता है कि किसी ने उसे घास, वास्तविक दुनिया के अस्तित्व के बारे में चेतावनी क्यों नहीं दी। मजाक उड़ाता है कि वो इस आभासी दुनिया में कितना डूबा हुआ है। अन्य प्रशंसक ऑनलाइन टिप्पणी करते हैं, ये अटकल लगाते हुए कि जूलियन नया मुख्य किरदार हो सकता है, लेकिन कई लोग ये नहीं समझ पाते कि क्यों, खासकर उसकी दिखावट को देखते हुए। वे उसे स्लिट आइज, साइल्ड आइज, तिरछी आंखों वाला कहते हैं। ये एक नस्लीय गाली के रूप में नहीं लगता है, बल्कि उसकी चालाक अभिव्यक्ति पर एक ताने की तरह है। साहू इसे नहीं मानता। वो जोर देता है कि जूलियन एक पीठ में छुरा घोंपने वाला देशद्रोही के अलावा और कुछ नहीं है। वो घोषणा करता है कि वो अपना प्री ऑर्डर रद्द कर देगा। बटन पर होवर करते हुए वो एक पल के लिए झिझकता है, फिर वो क्लिक करता है, प्री ऑर्डर रद्द। वो बड़बड़ाता है कि उसने किल द डेमन किंग स्टार्टिंग नाउ के साथ कुछ अच्छे पल बिताए थे, लेकिन अब वो इससे पूरी तरह से ऊब चुका है। बिस्तर पर लेटते हुए वो बुदबुदाता है कि पूरी चीज एक लूट थी, एक बर्बादी। लेकिन कोई अन्य खेल उसके ग्राफिक्स और विशाल दुनिया से मेल नहीं खाता था। इसने उसे संभालने में मदद की थी, खासकर जब उसने अपनी पहली नौकरी शुरू की, जिसने उसे निराश कर दिया था। वो एक आह भरकर बैठ जाता है। वो कहता है कि खेल उसका पलायन था। फिर वो अपने गमले में लगे पौधे को उठाता है, उसे धीरे से सहलाता है। वो खुद से कहता है कि यही सब उसके पास बचा है। इसकी देखभाल करने से वो हमेशा थोड़ा खुश हो जाता है। वो स्वीकार करता है कि अब वो समझता है कि बूढ़े लोग ऑर्किड क्यों उगाते हैं, और वो आशा करता है कि ये अच्छे से बढ़ेगा। जैसे ही वो इसे पानी देता है, एक अचानक सूचना, नोटिफिकेशन सामने आती है। वो झपकता है, उलझन में है और सोचता है कि ये क्या हो सकता है। ये खेल डेवलपर की ओर से एक संदेश है। वे पुष्टि करते हैं कि वो वही है जो पिछले 5 वर्षों से उनका खेल खेल रहा है। वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक स्वचालित उत्तर, ऑटोमेटेड रिप्लाई है। वो फिर भी जवाब देता है। अगला संदेश जल्दी आता है। वे पूछते हैं कि क्या उसने कहानी के अंत से संतुष्ट न होने के कारण अपना प्री ऑर्डर रद्द कर दिया है। वो हक्का बक्का रह जाता है। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे लगभग ऐसा लगता है जैसे वे उसे रिफंड, पैसे वापस देने की योजना नहीं बना रहे हैं। एक और सूचना दिखाई देती है। ये उसे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहती है। बहुत अधिक सोचे बिना वो क्लिक करता है। उसके स्क्रीन से रोशनी का एक विस्फोट होता है। उसके चश्मे उड़ जाते हैं क्योंकि कुछ उसे मॉनिटर की ओर खींचना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है कि उसे इसे बंद करने की जरूरत है। अब वो पावर बटन को जोर से दबाता है और दबाए रखता है। कुछ नहीं होता। बल उसे खींचता रहता है जब तक कि मॉनिटर अपने आप बंद नहीं हो जाता। वो ये समझने की कोशिश करते हुए चीखता है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो गिर रहा है, लेकिन कहाँ? उसके चारों ओर सब कुछ घोर अंधकार है, जब तक कि दूरी में एक बंजर भूमि साकार नहीं हो जाती। वो सीधे उसमें टकरा जाता है। कराहाते हुए वो खुद को ऊपर धकेलता है और चारों ओर देखता है, जोर से पूछता है कि वो कहाँ आ गया है। फिर उसे समझ आता है,
ये युद्ध का मैदान है, वही जगह जहां हेडन और जूलियन आखिरी बार भिड़े थे। अचानक एक विशाल बिच्छू उस पर आक्रमण करता है। एक पंजा मारने के लिए उठा हुआ है। वह उसे तुरंत पहचान लेता है। ये खेल के बिच्छू राक्षसों में से एक है। क्यू दबाने पर उसकी आंखों के सामने एक स्टेट विंडो स्थिति पटल खुल जाती है। ये कहता है कि वो उल्लेखनीय प्रवृत्ति रिमार्केबल इंस्टिंक्ट्स वाला एक असाधारण तलवारबाज एक्सेप्शनल स्वॉर्ड्समैन है। वह उसे घूरता है, स्तब्ध। फिर वो मुड़ता है और भागता है, चिल्लाता है, कहता है कि फिलहाल वो बस यही कर सकता है, दौड़ना। बिच्छू बिना रुके हमला करता है, उसे दौड़ते रहने के लिए मजबूर करता है। उसके पंजे भयानक आसानी से जमीन को चीर देते हैं और उसे एक ठंडक के साथ एहसास होता है कि अगर उनमें से एक भी वार लग गया तो वो खत्म हो जाएगा। ये तेजी से दूरी कम करता है और वो घबराकर चीखता है, अपने हाथ ऊपर उठाता है, आश्वस्त है कि वो मरने वाला है। लेकिन वार कभी नहीं होता। न दर्द न खून, बस एक धीमी धप की आवाज। वो भ्रमित होकर झपकता है, जोर से सोचता है कि उसे दर्द क्यों नहीं हुआ। बिच्छू एक और हमले के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वार के नीचे झुक जाता है और अपने जबड़े को भींच लेता है। अगर यहां दर्द वास्तविक नहीं है तो वो सोचता है कि क्यों न वापस मुकाबला किया जाए। इसलिए वो एक अपरकट सीधे जीव के जबड़े पर मारता है। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हट जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वार सचमुच काम कर गया। वो हैरान है, न केवल वार से बल्कि इस बात से भी कि उसका शरीर कितना हल्का महसूस हो रहा है, कितना तेज प्रतिक्रिया दे रहा है। वास्तविक जीवन जैसा बिल्कुल नहीं। फिर उसे समझ आता है। एक संदेश जो उसने पहले नहीं देखा था उसके दिमाग में कौंध जाता है। डेवलपर ने उसे कहानी खुद बदलने के लिए कहा था। इसे वे चरित्र पर कब्जा, कैरेक्टर रिपोजेशन कहते थे। जैसे ही बिच्छू चीखता है और फिर से उसकी ओर कूदता है, वो भागने के लिए अपनी पीठ मोड़ लेता है। अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा है। उसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट होती जा रही है, वो सिर्फ खेल नहीं खेल रहा है, वो उसके अंदर है। वो नीचे देखता है, सहज रूप से अपनी कमर पर रखे हथियार की ओर हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां एक परिचित मूठ हिल्ट पर लिपटी हैं और वो अपने पैरों को फैलाता है, खुद को जमीन पर टिकाता है। वो बड़बड़ाता है कि वो भाग्यशाली है। उसने किसी और का नहीं बल्कि हेडन रीच का शरीर ले लिया है, वही पात्र जिस पर महारत हासिल करने में उसने हजारों घंटे खर्च किए थे। जैसे ही वो तलवार घुमाता है, एक शक्तिशाली आभा हथियार से निकलती है, हवा को रोशनी की किरण की तरह काटती हुई। ये बिच्छू से टकराती है, उसे लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है और नीचे की जमीन को नष्ट कर देती है। राक्षस धरती पर गिरने से पहले ही मर चुका होता है। वो विनाश को घूरता है और कहता है कि ये पागलपन है, लेकिन उम्मीद थी, ये हेडन की शक्ति थी। अपने हाथों की ओर देखते हुए वो बड़बड़ाता है कि शायद इस ताकत के साथ वो अंत को फिर से लिख सकता है। शायद वो हेडन को जूलियन के हाथों मरने से रोक सकता है। शायद वो उस चीज को ठीक कर सकता है जिससे उसे नफरत थी। तभी एक नोटिफिकेशन आता है। उसने एक नया कौशल क्रेसेंट स्लैश अर्जित किया है। इसे एक सामान्य चाल के रूप में लेबल किया गया है जो उसके तलवारबाजी की नींव का हिस्सा है, लेकिन वह भौहें सिकोड़ लेता है। यह हेडन के मूव सेट का हिस्सा नहीं है। कुछ गड़बड़ है। एक संदेह मन में पैदा होता है। वो अपनी हुडी उतारता है और तलवार पर अपनी परछाई पकड़ने की कोशिश करता है। जो चेहरा उसे वापस घूरता है वो हेडन का नहीं है। चांदी के बाल, एक कोरा भावहीन चेहरा, संकरी तिरछी आंखें। स्टेटस विंडो इसकी पुष्टि करती है। वो हेडन नहीं है, वो है जूलियन क्रूपर्ट प्लोन। वह अविश्वास में चीखता है, इस मोड़ को स्वीकार करने में असमर्थ है। उसे नायक होना चाहिए था, देशद्रोही नहीं। विंडो जूलियन के लक्षणों को रेखांकित करती है। दानव राजा का पात्र, असाधारण तलवारबाज, निर्मल मन नियंत्रण, अविश्वसनीय प्रवृत्ति। ये सब फिट बैठता है, लेकिन कुछ भी सही नहीं लगता। दृश्य एक आलीशान जागीर लैविश एस्टेट में बदल जाता है। जूलियन, क्योंकि अब वो यही है, एक दर्पण के सामने खड़ा है, अभी भी इस दुस्वप्न को प्रोसेस कर रहा है। कब्जा शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका है और उसने चाहे जो भी कोशिश की, वो वास्तविकता में वापस नहीं भाग सका। वो थककर आह भरता है। जूलियन के लक्षणों में से एक उसे हर भाषा में औपचारिक विनम्रता के साथ बोलने के लिए मजबूर करता है। इसलिए भले ही वो आकस्मिक या व्यंग्यात्मक रूप से कुछ सोचे, वो सभ्य और सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलता है। ये अजीब है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि इसके फायदे हैं। वो मुस्कुराने लगता है, कहता है कि जूलियन बुरा नहीं दिखता है। अब वो समझता है कि ये पात्र इतना लोकप्रिय क्यों था। उसके अनुपात में कुछ खास है। वो बुदबुदाता है कि उसका सिर छोटा है, जिस पर कोरियाई लोग जुनूनी होते हैं जाहिर तौर पर। परिप्रेक्ष्य फिर से बदलता है। एक आदमी घबराकर कांप रहा है। एक भव्य दरवाजे के बाहर झिझकते हुए उसकी टांग उछल रही है। वो फुसफुसाता है कि वो अंदर नहीं जाना चाहता। जूलियन से मिलना कब्र में कदम रखने जैसा लगता है। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है, दरवाजा खोलता है और जूलियन को पुकारता है।